सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग तलहा। गुड मॉर्निंग टू यू टू, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आवर व्यूअर्स एज वेल। एंड उम्मीद करता हूँ कि बड़ी अच्छी आपकी सुबह हुई होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कराची में तो कल रात से मौसम बड़ा खुशगवार है। बूंदाबांदी का आगाज हो गया था और लोग रातों में बैठ के ठंडी हवाएं एंजॉय कर रहे थे। आज सुबह भी बादलों का राज है। महकमा मौसमियात कहते हैं पहली तारीख से हमें कराची वालों को लग रहा है कि पार्टी शुरू हो चुकी और कल रात से ही कुछ इलाकों में हल्की फुल्की फुहार, हम कहते हैं ना, बहुत अच्छा सा मौसम था, हल्की फुल्की फुहार भी हुई है कुछ इलाकों में। अगर मलिर की साइड पे आप चले जाए तो वहाँ पे बारिशों की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि आप अपनी कढ़ाइयाँ चढ़ाइयाँ तैयार रख लें, बेसन घर में ला के रख लें, क्योंकि पकौड़े तलने का ज़बरदस्त टाइम आ गया है। एक तो रमज़ान में पकौड़े खाने का मज़ा आता है और दूसरा बारिशों में पकौड़े खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। तला पकौड़े सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन आप एयर फ्राई में बना लीजिएगा। भाई देखिए, कभी कभी जो चीजें एंजॉय करने वाली होती है उनको खुल के एंजॉय करना चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, फिर हमें आपका फेवरेट पकौड़ा कौन सा है? आलू का पकौड़ा। आलू का पकौड़ा मेरा भी फेवरेट आलू का पकौड़ा। आलू के और प्याज के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आजकल जो इस बारिश के मौसम में लोगों को परेशान किया हुआ है, बिजली के बहरान ने किया हुआ है, और जो लोगों के सामने बिजली का बिल आ रहा है वो और परेशान हो रहे हैं। ये बताइए बता, आप अपने घर में बिजली बचाने के लिए क्या कर रही हैं आजकल? हम बिजली बचाने के लिए कुछ भी कर लें। तरह पहली बात तो ये है, बिजली आती नहीं है, और जब आती है तो कोशिश करते हैं कि आप अपना थोड़ा सा अपने आप को राहत दें, लेकिन बिजली आए ना आए आपका 1.5 लाख का या 60-70 हज़ार का बिल लाजमी आता है, और 3 टैक्स लग के आता है। कल मैंने वीडियो देखी आपकी, बहुत जबरदस्त। आप भी थी उस वीडियो में? मैं भी थी वैसे, लेकिन वो काफी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और कहा है कि बाकी इधर हकीकत है कि 3 दफा डिफरेंट तरीके से टैक्स लग के आ रहे हैं। खैर, हम फिर से ये चीज शुरू हो गई, लेकिन कल आपको पता है कल जिलहज का चांद नजर नहीं आया है पाकिस्तान में। जी हाँ, 10 जुलाई को ईद होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं बिजली बचाने के लिए क्या करता हूँ। हम लोग ये करते हैं कि हम 6 से 10 बजे के दरमियान जो पीक आवर्स हैं उसमें एयर कंडीशनर्स यूज नहीं करते हैं, ताकि थोड़ा बिल कम आए। लेकिन क्योंकि 100% बिजली के बिलों में इजाफा हो गया है, ये कम आपको फील नहीं होगा, आपको लगेगा वही पुराना बिल आ रहा है, लेकिन दर हकीकत आप बिजली बहुत कम यूज करोगे। अब जिलहज का चांद नजर आ गया है, 10 जुलाई को ईद होगी। बहुत सारे लोग हज के लिए जा चुके हैं, बहुत सारे लोग हज के लिए जा रहे हैं। यकीनन एक बहुत बड़ा फरीजा है। लेकिन आपको मालूम है इस साल VIP हज कितने का है? बताएं। भाई मुझे तो लास्ट पता चला था कि 9.5 लाख का हज हुआ था। कितने का? 9.5 लाख का। मेरी बहन 45 लाख रुपए का VIP हज है। यहाँ तो कानों को हाथ लगा देना चाहिए। 45 लाख रुपए का। अच्छा, ये कौन से एजेंट हैं? और मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तानी है जो बहुत बड़ी तादाद में ये वाला पैकेज लेके जाते हैं, VIP पैकेज। तला भाई वाली बात है कि जैसे पिछले साल थोड़े से हज की कीमतों में इजाफा हुआ था, 4.5 लाख का हज था, तो कहा जा रहा था कि यहूदी एजेंट है जो चाह नहीं रहे कि हम मुसलमान हज का फरीजा भी सरअंजाम दे सके। तो आज मैं ये सवाल शुरू से कर रही हूँ, हम कैसे यहूदी एजेंट है जो इजराइल को ही नहीं मानते। खैर, शुरू से जब से रेट्स अनाउंस हो तब से मैं ये बात पूछ रही हूँ कि जी अब मुझे बताएं, अब कहाँ गए वो यहूदी एजेंट के खिलाफ आवाज उठाने वाले? अब तो आप खुद उस पार्टी के जो है वो मेंबर हो चुके हैं, खुद पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, और आपके ही जो पार्टी के एक मेंबर हैं वही हज एसोसिएशन के हेड। अब मुझे बताइए कि अब कहाँ गई आपकी जो मोहब्बत थी कि जी हज के लिए हम मुसलमान कैसे जाए? अब हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि हम कैसे, एक आम इंसान कैसे हज का फरीजा जो है वो सरअंजाम दे? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब भी हमें नहीं मिलेगा, जैसे बाकी जवाब हमें नहीं मिलते। तलहा, हुकूमत का जब दिल चाहेगा पेट्रोल और फिर दोबारा से कीमत बढ़ा देंगे। लेकिन ये जवाब मिल गया है कि नया बजट कल आ गया, जिसका एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि IMF की खुश करने के लिए उनकी शराइत के मुताबिक उनके मेमोरेंडम के बाद एक नया बजट पेश किया गया फाइनेंस बिल के नाम पर, जिनकी शक्लें अप्रूव कराई गई। इससे पहले कि हम डिटेल में डिस्कस करें, नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। जब एक पार्टी आती है तो महंगाई लाती है, जब बहुत सारी जमातें एक साथ आती हैं तो बहुत सारी महंगाई कर जाती है। 11 जमाती इत्तेहाद ने साबित कर दिया, 50 रुपए पेट्रोलियम लेवी लगाकर इंपोर्टेड हुकूमत अवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। भारत में गरजने बरसने के बाद बादलों ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। कल से तूफानी बारिशों की पेशगोई। क्या कराची में इंतजामिया हालात से निपटने के लिए तैयार है? सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं, पूरी फॉर्मूला कार, बिजली से चलने वाली रेसिंग कार बनाने वाले तलबा की धूम दुनिया में पाकिस्तानी नौजवान की सलाहियतों की मुतारिफ हो रही है दुनिया। काबिल टीम से आज मुलाकात आपको करवाएंगे। और कार्टून दिखाओ, बच्चों को काबिल बनाओ। ब्राइनी टून्स, इल्म और आगाही का नया अंदाज, ये कैसे रिवायती तालीम तरीकों को चैलेंज कर रहा है, आज जानेंगे हमारे शो में।
बात हो रही थी कुछ के कल जो बिल मंजूर हुआ है और महंगाई का दोबारा से एक तूफान हमारे ऊपर आने वाला है। तलहा, एक तो पहले पेट्रोल की कीमतों पे हम रो रहे थे, अब ऊपर से टैक्स लगा दिया है, 50 रुपए पर लीटर लेवी लगा दी गई है। यकीनन इंतहाई अफसोसनाक बात है। वर्दा अशफाक हसन साहब बहुत बड़े फाइनेंस इंडस्ट्री के मैं कहूँगा प्लानिंग डिवीजन के ब्यूरोक्रेट रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे के लिए काम किया है, माहिर मुआशियात हैं, एडवाइज़र हैं हुकूमतों के, और उन्होंने वाजे कर दिया था आज से कोई 10-12 दिन पहले जब वो समीर इब्राहिम साहब के भी शो पे भी आए थे, दूसरे चैनल्स पे भी आए थे, कि ये जो बजट पेश किया गया है ये बिल्कुल एक ड्रामाई बजट है, झूठा बजट है, असली बजट आना है और 1 जुलाई से पहले आएगा। अब आप ये देखिए कि एक तरफ IMF का मेमोरेंडम आया, उस मेमोरेंडम में तमाम तर शराइतें लिखी हुई थी, भाई अगर आपको पैसे चाहिए तो ये काम करना होगा और मजीद ये काम करना होगा, आवाम के ऊपर और बोझ डालना होगा, आवाम का खून निकाल देना होगा। और इन्होंने कहा जी हुजूर, जैसा हुक्म मेरे आका। और वही हुआ, 1 जुलाई से पहले फाइनेंस बिल पेश हुआ और फाइनेंस बिल की तमाम शिकों से वाज़ेह हो गया कि पुराना बजट एक बोगस बजट था, असली IMF का बजट अब आया है उनके हुक्म के मुताबिक। अच्छा, इस पे हमारी आवाम को यही मशवरा है कि अपनी कमर कस ले, क्योंकि महंगाई का ना रुकने वाला तूफान अब आ चुका है। जिस तरह इस बजट में हुकूमत ने नित नए टैक्सेस आयद किए हैं, आवाम पहले ही परेशान थी और अब कल बजट की मंजूरी के वक्त इम्पोर्टेड इत्तेहादी हुकूमत ने जो बड़ा झटका दिया है हम सबको, उसने हम सबको हिला के रख दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहले ही आवाम को जख्म दे रही थी और अब हुकूमत ने इन जख्मों पर नमक, लाल मिर्च और सब कुछ रखने के लिए 50 रुपए लेवी की मंजूरी भी दे दी है। फाइनेंस बिल पे डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे मुआशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए, शब्बर ज़ैदी साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क था, गरीब मुल्क है और गरीब मुल्क रहेगा, और जो बज़ाहिर कल नजर आया हमें फाइनेंस बिल की शक्ल में, IMF की तमाम शराइत असेंबली के फ्लोर पर मान ली गई, जो उन्होंने कहा हमने कहा, जो हुक्म मेरे आका, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे, अवाम का बिल्कुल लिहाज नहीं किया जा रहा। क्या हमारा मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा या कुछ आप तब्दीली देख रहे हैं आने वाले वक्त में, और ऐसे हम कब तक चलते रहेंगे? शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए पहले आप हकीकत को हम तस्लीम करना सीख लें। ये जो कुछ हुआ है, महंगाई तो बात की बात है, ये एक गठजोड़ हुआ है पाकिस्तान की पार्लियामेंट का, पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियों का, पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान की हुकूमत का, IMF के साथ मिलकर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हतमी ज़र्ब लगाने की कोशिश बड़ी कामयाबी के साथ की गई है और इसमें सब लोग शामिल हैं। इसके अब मैं आपको वजाहत कर दूँ, मसला महंगाई नंबर 2 पर आएगा। देखिए, जिस वक्त ये बजट आया था उसके 2 दिन के अंदर मैंने कम से कम 10 TV प्रोग्राम में ये कहा था कि ये बजट नहीं है, ये तो तमाशा है, इसलिए कि इसमें ये कहा गया था कि 9,000 अरब रुपया के रेवेन्यूज इकट्ठे होंगे और 4,100 अरब रुपया सूबों को NFC अवार्ड के तहत चले जाएंगे। अब हुकूमत के पास बचते हैं 4,900 अरब रुपया और दिफा सूद के लिए बचते हैं चाहिए 5,000 अरब रुपया। तो IMF तो कहेगा भाई ये मुझे आप कन्विंस तो करें, मुल्क कैसे चलेगा, आप तो दिफा के लिए भी कर्जा ले रहे हैं। पहला ये बात मैंने कही थी। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि इसमें एक तमाशा किया गया था और ये कहा गया था कि जो सूबे NFC अवार्ड के तहत उनको रकूम दी जाती हैं, वो उन रकूम को पूरी तरह खर्च ना करें और उसको, ताकि इनका बजट खसारा जो है वो कंट्रोल में रहे। उसके लिए उन्होंने कहा था 750 अरब रुपया। तो ये तो NFC अवार्ड की नफ़ी थी, ये 18वीं तरमीम को कीमा बनाने की साजिश थी। आप ये कह रहे हैं कि हम NFC अवार्ड के तहत जो आपको पैसा देंगे ताकि 18वीं तरमीम के मकासद हासिल हो, आप उसको खर्च मत करें, तालीम का बजट कम कर दें, सेहत का कर दें, ये एक साजिश हुई। तो क्या ये समझते थे कि IMF इतना बेवकूफ़ है या उनकी मर्जी से एक ड्रामा रचाया गया था? मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ। तो इसको आप गलती मत माने, ये एक हिकमत अमली थी। उसके बाद जानबूझ के IMF के साथ मामलात में 2 महीने की ताख़ीर की गई ताकि रिजर्व जो हैं आपके गिरते रहें और डॉलर जो है 182 रुपये में इमरान खान साहब छोड़ के गए थे, वो 212 पर आ गया और आपने कहा कि जी हम तो दिवालिया होने के करीब हैं। ये आपने दुनिया को मैसेज दे दिया और ये वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा हम दिवालिया हो रहे हैं। तो IMF को भी पता था कि अब ये घुटनों के बल लेटे नहीं है बल्कि चित गिर गए हैं। तो उन्होंने उनसे ये कहा कि जी आपके पैसे की बड़ी तंगी है, आप तो हमसे 900 मिलियन डॉलर मांग रहे हैं ना, हम आपको 1.9 बिलियन डॉलर दे देते हैं 2 किस्तें के साथ, लेकिन आप 2 शर्तें और मान लें। इनकी तो दांत ही नहीं बंद हुई खुशी से। उन्होंने कहा जी 2 शर्तें क्या हैं? कहने लगा जी आप ये करें कि जो फाजिल बजट 570 अरब का है वो तो सूबों ने तो दिया नहीं, ये तो बात ख़त्म हो गई। अब आप इस रकम को बढ़ा के करें 850 अरब, लेकिन ऐसे नहीं, चारों सूबों को बुलाएं, वो आपके साथ एक मुआहदा करें कि NFC अवार्ड और नो NFC अवार्ड जो पैसा मुझे मिलेगा मैं उसमें प्रोपोर्शनेटली खर्च नहीं करूँगा। और वो इन्होंने एग्री कर लिया। मेरा सवाल ये कि जब इन्होंने बजट बनाया था 570 अरब का, तो जहाँ इनके साहबजादे प्राइम मिनिस्टर के उन्होंने भी नहीं किया, अब इसका वो तो हिस्सा डाल देते हैं ना अपना। सिंध ने भी नहीं किया जो उनके तादी पार्टनर है। शाहिद साहब इजाज़त दें, अगर इजाज़त दें,
बार बार हमारे हुक्मरान अवाम को ये कहते हैं हम दिवालिया होने से बच गए, हम दिवालिया होने से बच गए। अवाम को ये लगता है कि हम दिवालिया हो चुके हैं, क्योंकि ना खाने के पैसे बच रहे हैं, ना पेट्रोल के पैसे बच रहे हैं, ना बिजली का बिल पैसे देने के लिए बच रहे हैं, कारोबार बंद हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, बेरोजगारी, अफरात ज़र, हर चीज़ रिकॉर्ड पर है। अगर हम डिफॉल्ट हो जाए शायद साहब तो क्या होगा? इससे बुरे हालात तो नहीं हो सकते। देखिए, डिफॉल्ट आप नहीं होंगे, मैंने आपकी खिदमत में बिल्कुल आपने बताया हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि हम नहीं होंगे, लेकिन व्हाट इफ, मेरा एक सवाल है आपसे, व्हाट इफ? मेरी गुजारिश सुन लें, जैसे ही IMF ने हल्का सा इशारा दिया, आपको चाइना ने $2.3 अरब नकद दे दिए, अभी दे दिए उन्होंने। इस तरह हुकूमत को मौका दिया कि आप अपनी सख्त शराइत माने और बेशक उसके लिए जुलाई का टाइम ले लें। फिर सऊदी अरब ने भी एग्री कर लिया। ये सब इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान का IMF के साथ, तो डिफॉल्ट की बात तो फिलहाल छोड़ दें। ये देखें कि कौमी सलामती, कौमी मईशत, अवाम की फलाह बहबूद, अवाम को इतना तबाह न कर दें कि मायूसी और बददिली से वो मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस हो गए। शायद साहब अवाम की बात हो रही तो मुझे ये बताएं कि अवाम जिस महंगाई की चक्की में पिस रही है इस वक्त, मजीद जो है पेट्रोल पर टैक्स लगा दिया गया है, महंगाई मजीद बढ़ेगी और हम जानते हैं ये बात आगे जुलाई के बाद महंगाई मजीद बढ़ेगी, तो अवाम कहाँ जाके खड़ी होगी? क्योंकि जो महंगाई हो गई, अगर मुल्क के हालात सपोज कुछ बेहतर हो भी जाते हैं तो क्या ये महंगाई यू टर्न लेगी, वापस होगी महंगाई? नहीं, तो ये गलत फहमी क्यों है आपको कि अभी आने वाले महीनों में हालात बेहतर हो जाएंगे? उम्मीद तो कर ही सकते हैं, जैसे कह रहे हैं कि जी अब तो आपके थोड़ी बहुत बेहतरी आ ही जाएगी मुल्क की मईशत में। झूठ बोल रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बुहरान का खतरा खत्म हो जाएगा। जो ये कहते थे मुल्क दिवालिया हो रहा है, वो उनके मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन क्या मईशत की शरह में सुस्त नहीं होगी? यस। क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। क्या बेरोजगारी बढ़ेगी? है। ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्या सनतों की पैदावारी लागत नहीं बढ़ेगी? ये हुकूमत को भी पता है, सबको पता है। आने वाले महीनों में पाकिस्तान में महंगाई तेज़ी से बढ़ने वाली है, खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में दुगनी हो सकती है। हकीकत का सामना करें, खुदा के गज़ब से डरें। सिद्दीकी साहब कथा कलामी की माजरत, शब्बर जैदी साहब ने जिस तरह कहा सर कि हम गरीब मुल्क थे, हम गरीब मुल्क हैं, हम गरीब मुल्क रहेंगे, हम कब गुर्बत से निकलेंगे मिन हैसल कौम? शाहिद साहब देखिए, मेरा तो बिल्कुल वाज़ह जवाब है जो हमेशा से कहता रहा हूँ कि हम इंटेलेक्चुअली फाइनेंशियली करप्ट हैं। हाँ, बिल्कुल इंटेलेक्चुअली भी करप्ट है, फाइनेंशियली भी करप्ट है, हमारे इदारे भी करप्ट हैं, हमारी हुकूमतें भी करप्ट हैं, हमारी जो है सियासी पार्टियां भी करप्ट हैं। क्या इस मौके पर अपोजिशन को ये नहीं चाहिए था कि एक दिन के लिए असम्बली को माने या नहीं माने, मगर हंगामा तो कर देते वहाँ पार्लियामेंट में आके, ये तुम तमाशा कर रहे हो? नहीं किया। अब उनको स्मूथ सेलिंग मिल गई, जैसे मुल्क बेचने के लिए जो चाहे कर लें। देखिए, मुल्क जो है ये गरीब नहीं गुर्बत ख़त्म हो सकती है, लेकिन उसके लिए जिन पॉलिसियों की ज़रूरत है उसके लिए कोई हुकूमत किसी भी पार्टी की हो, हमारे इदारे, हमारा स्टेट बैंक, हमारा SECP, ये सब एक गठजोड़ है अशराफिया का। इनका एक अशराफिया का गठजोड़ है बैरूनी अशराफिया से, कि वो आपसे पैसे देते हैं तरसा के हुकूमत को कंफर्ट जोन में डालते हैं और ये कहते हैं जी एमनेस्टी स्कीमें दे दो, ताकतवर तबकों पर टैक्स न लगा, आवाम को कुचल दो, बरामदात को तबाह कर दो। ये खेल गठजोड़ चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है, आजकल बढ़ गया है कुछ बरसों से। शाहिद साहब इस वक्त पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बड़े परेशान हैं शाहिद साहब, उनको LCs में प्रॉब्लम आ रही हैं, उनको मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हमारे मुल्क के एक्सपोर्टर्स मुश्किल में होंगे शाहिद साहब और हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे तो हम कहाँ खड़े होंगे? इस वक्त जो पॉलिसीज हैं आपको मालूम है बिजनेस फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, बिजनेस फ्रेंडली तो छोड़िए, बिजनेस एनिमी बजट है, दुश्मन। लेकिन एक्सपोर्टर्स को एक थोड़ा सा एडवांटेज हुआ है, मैं आपको बता दूं। वो एडवांटेज ये हुआ कि रुपए की कदर अब इम्प्रूव हो जाएगी, मेरे ख्याल से 200 से नीचे आ जाएगी। और आलमी मंडी में जो तेल की कीमत, हमारी अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं, हमारी चीज़ों की भी कीमतें बढ़ेंगी, तो इनकी मुश्किलात रहेंगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन रुपए की कदर में इम्प्रूवमेंट आने और यूक्रेन की जंग की वजह से कुछ न कुछ एडवांटेज हमारे एक्सपोर्टर्स को मिलेगा। लेकिन ये जो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए सारा तो ये एक्सपोर्ट नहीं करते, पहले तो मशीनरी और रॉ मटेरियल मंगाते हैं, वो भी इनको महंगा होगा। अब ये बैलेंस किस तरह से होता है? आलमी मंडी में तेल की कीमतें कहाँ जाके रुकती है दुनिया में कोई नहीं कह सकता। ये 120 से 106 तक जो है रही हैं। अब क्या बिहेवियर आगे चल के होता है उस पर डिपेंड करेगा। देखिए, आगे चल के बिहेवियर की आप बात करें, आप पूछिए। नहीं, आप पूछिए, मैं तो एक आम सवाल है जो मैं आम इंसान की हैसियत से करना चाहूंगी शायद साहब से। आपको कुछ टेक्निकल पूछना सर, इस वक्त एग्रीकल्चर, फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हम जानते हैं दुनिया भर में पावर, ऑयल का, गैस का तो मसला हुआ ही हुआ, साथ साथ ग्रेन का मसला भी हुआ, व्हीट का मसला भी हुआ। इस वक्त हम अपने एग्रीकल्चर को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? क्या वो पाकिस्तानी हैं? क्योंकि नजर यही आ रहा है कि किसान का हाल बुरे से बदतर होता जा रहा है, उसको सही रेट नहीं मिल रहा है। आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को? हम एग्रीकल्चर को कब सपोर्ट करें? ऐड ऑन भी करना चाहूंगी, इसका जवाब भी दे दीजिएगा कि आप आने वाले 6 माह में और आगे साल भर तक आप मुल्क का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्या मईशत का फ्यूचर देखते हैं, आपकी नजर में क्या है?
देखिए, मैं पहले आपको बता दूं कि जो मैंने रिसर्च की है, मेरी ज़ाती रिसर्च है कि जो पाकिस्तान में ज़मीन ज़रखेज़ है, जो मौसम शानदार है, जो हमारे किसान मेहनती हैं, उसकी रोशनी में अगर हुकूमत ज़राअत के शोबे को तरक्की दे और फ्यूडल कल्चर का जो प्रेशर है इनके ऊपर निकल आए, तो पाकिस्तान कोई वजह नहीं है कि गेहूं और चीनी और चावल एक्सपोर्ट ना करे। हमें गेहूं इंपोर्ट करके गेहूं बरामद करके हमें फ़ायदा उठाना चाहिए था। जो मेरी कैलकुलेशन से हमारे एग्रीकल्चर में 5 गुना इजाफे की कैपेसिटी है, बिल्कुल है, और 5 गुना इजाफे यह कि फी का आमदनी किसान की 5 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन ये किसान जब मालदार हो जाएंगे तो फ्यूडल्स की तो नींदें हराम हो जाएंगी। तो वो यकीनी बनाते हैं कि एग्रीकल्चर में तरक्की ना हो। बदकिस्मती है। सही, ये खुद चाहते हैं। सर जी, आप बताएं कि आपसे मैं पूछ रही थी कि आप आगे आने वाले 6 माह और साल भर में क्या फ्यूचर देखते हैं हमारी मुल्क की मईशत का या मुल्क का? देखिए, पाकिस्तान में शरह नमू सुस्त होगी, महंगाई बढ़ेगी, दिवालियापन की बातें करने के वालों के मुंह बंद हो जाएंगे, पैसे आपको कर्जे मिलना शुरू हो जाएंगे, रुपए की कदर में इस्तेहकाम होगा। लेकिन आवाम के लिए सिवाय तकालीफ के और परेशानियों के और बेरोजगारी के मुझे कुछ नजर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए। उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पार्लियामेंट और इदारों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर शब खून मारा है। साथ साथ आपने भी वाज़ेह कर दिया कि हमारे मुल्क में इंटेलेक्चुअल और फाइनेंशियल करप्शन ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। 5 गुना इजाफे की कैपेसिटी है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। हम करना ही नहीं चाहते एग्रीकल्चर को बड़ा। जिस तरह हमारे पास 40,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है, हम 28,000 नहीं कर पाते। इससे ज्यादा बड़ी नाअहली वर्दा हो नहीं सकती। और तला, जैसे शाह हसन साहब ने साफ साफ कह दिया कि आगे आने वाले 6 माह या साल भर तक हम मजीद बहरान का शिकार होंगे, हम मजीद आवाम के लिए मजीद तकलीफ का सामना है। तो इसका सब तो साफ है ना तला, जो लोग कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान में रह के बचपन से यहाँ इस मुल्क में रह रहे हैं, हम क्या करेंगे? लोग तो मजीद, अब मैं कहूँगी, गुर्बत का शिकार होते चले जाएंगे। यहाँ पे रहना मिडिल क्लास तितर बितर होकर लोअर क्लास में आ रही है। लोअर क्लास भूख और अफलास और गुर्बत की वजह से, मुश्किलात की वजह से गायब हो रही है। कल एक दुनिया से गायब हो रही है। वॉचमैन ने, एक सिक्योरिटी गार्ड ने खुदकुशी की है तला, अल्लाहु अकबर। बेरोजगारी से तंग आके। इससे बड़ी एक शर्मनाक बात क्या होगी किसी हुक्मरानों के लिए कि जहाँ पे लोग भूख, बेरोजगारी और मुफलिसी से आके आखिर में तंग आकर खुदकुशी करने लग गए। इसका भी हिसाब होगा। क्या इन्हें हुक्मरान कह सकते हैं? खैर, डिस्कशन इस पर जारी रहेगी। मेरी ये हुक्मरान कहलाने के लिए भी लायक नहीं होंगे, क्योंकि यकीनन ये हुक्मरान नहीं है, ये मफाद परस्त लोग हैं जो सिर्फ अपने पर्सनल एजेंडास, पर्सनल फायदे, सियासी टारगेट्स, अपनी प्रॉपर्टीज बढ़ाने और अपने बैंक अकाउंट्स को बड़े करने के लिए ताकत के नशे में है, कुर्सी के नशे में है, जो दुनिया का सबसे खतरनाक नशा। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। इस महंगाई के दौर में अगर लोग को थोड़ी सी कुछ उम्मीद होती है, सरवाइव करने का कोई तरीका होता है, तो वो होता है यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन, जहां पर हुकूमत की तरफ से सब्सिडाइज्ड सामान, अशिया खुरोनोश प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि 2 दिन के लिए ये लोग आराम से स्टोर बंद कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या भाई, वजह क्या है? वजह यह है कि जी फिस्कल ईयर एंड हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, जून क्लोजिंग है, इसलिए यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिया है। भाई, क्लोजिंग आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट ने करनी है, आपके अकाउंटेंट ने करनी है, दूसरे आपके लोगों ने करनी है। जो फ्रंट एंड पे आपके लोग स्टोर में काम कर रहे हैं, उनकी जेडी इज कंप्लीटली डिफरेंट। वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहें, वो सेल अपने रिकॉर्ड में डालते रहें। अवाम को तो आप रिलीफ देना बंद ना करें, खुदा के वास्ते। ये कैसे हुक्मरान है, ये कैसे लोग हैं, इनको परवाह नहीं है लोगों की। तला, यहाँ पे वो एग्जांपल है कि जी मैं अपने घर के महीने का बजट बना रही हूँ, लेकिन किचन आज बंद रहेगा, मैं खाना किसी को नहीं दूंगी। हाँ, इमेजिन करें, जो लोग रोजाना यूटिलिटी स्टोर से जाके घर के खाने पकाने के लिए चीजें लेते थे बर्ता, वो आज कहाँ जाएंगे, वो कल कहाँ जाएंगे? एक तो 2-2 घंटे की लाइंस में लग के लेते हैं, यानी वो 2 दिन महंगा सामान खरीदे क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, उनकी क्लोजिंग है और उनकी वाट लग जाए, किसी का कुछ नहीं पता। खैर, हमारे साथ मौजूद हैं से बात करने के लिए जुनैद अहमद, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जी क्या सूरत हाल है यूटिलिटी स्टोर्स की इस वक्त। जी जुनैद, बताइए लोगों का क्या रिएक्शन है? जी हाँ, शदीद माली बहरान और जो है वो माली साल का अख्ताम की वजह से जो है वो तमाम यूटिलिटी स्टोर को आज बंद कर दिया गया है। शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, आकर जो है वो चक्कर काटने के ऊपर मजबूर हैं, क्योंकि पेशगी इतलात भी इस हवाले से तमाम जो आम शहरियों को थी जो है वो नहीं दी गई थी। मेरे कैमरामैन आपको सूरत हाल दिखा सके तो आते हैं, वो जो है वो बात करते हैं गार्ड से और गार्ड उनको बताता है कि जी बावजह स्टॉक चेकिंग जो है ये स्टोर आज बंद रहेगा। पूरे पाकिस्तान के स्टोर्स को जो है वो बंद
बंद रखा गया और शहरी जो है वो इस हवाले से खासे परेशान दिखाई देते हैं। पहले कुछ अरसे से ये देखने में आ रहा था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर स्टॉक की खासी शॉर्टेज थी। जो ऑयल है वो ऑयल और चीनी की जो है वो खासी शॉर्टेज मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर देखने में आ रही थी, जिसको हुकाम बाला ने नोटिस भी कोई नोटिस नहीं लिया। कीमतें भी बढ़ी और अब सूरत हाल ये है कि आज पूरे जो है वो मुल्क के अंदर यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिया गया और शहरियों को जो है इस महंगाई के रहमो करम पर छोड़ दिया गया, क्योंकि बाज़ औक़ात तो शहरी सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 दिनों के लिए अपना जो सौदा सलफ है वो लेने के लिए यहाँ आते थे और लेकर जो है वो चले जाते थे। अभी हमारे यहाँ खड़े होते होते तकरीबन 3 से 4 फैमिलीज आई हैं और आकर इसी तरह वापस जाने पर मजबूर हैं कि उन्हें पेशगी इत्तला नहीं थी और वो बेचारे इसी तरह महंगाई के अंदर अब परेशान दिखाई देते हैं। जी सही, यानी कोई अनाउंसमेंट नहीं, कुछ भी नहीं और आवाम को मजीद परेशान करने का एक और बहाना जो है वो मिल गया है, तो यूटिलिटी स्टोर्स भी इन्होंने बंद कर दिए हैं। लेकिन जुनैद मुझे एक चीज बताइए, आपने कहा कि अवाम को कहा जा रहा है स्टॉक चेकिंग। आई एम सरप्राइज्ड। इन्वेंट्री का तो एक सिस्टम होता है, रोजाना जब क्लोजिंग होती है इन्वेंट्री की, आपके गल्ले की, आपके खाते की, आपकी सिस्टम की, तो उसमें आप डाल देते हैं कि भाई इतना माल हमने बेच दिया है, इतना माल बचा हुआ, और इन्वेंट्री उसके ऊपर मेंटेन हो रहा होता है। आई एम सरप्राइज्ड कि ये किस तरह कह सकते हैं स्टॉक चेकिंग। ये तो जून क्लोजिंग की है, उनका हेड ऑफिस बंद हो रहा है तो ब्रांचेस ही बंद कर रहे हैं। थोड़ी सी अजीब सी सूरत हाल नहीं है ये कि ये स्टॉक चेकिंग का बहाना बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे जुनैद। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अजीब सा बहाना है जो जिसके ऊपर यकीन भी जो है वो नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ पर जब स्टोर इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका ये कहना था कि आज हम देखेंगे कि जी कौन कौन सा स्टॉक कितना कितना अवेलेबल है, इसकी हम लिस्टें बनाएंगे और लिस्टें बनाकर हुकाम बाला को देंगे। अगर यही काम करना है तो क्या रोज़ाना की बुनियादों पर स्टॉक जो है वो नहीं देखा जा रहा था? क्या रोज़ाना की बुनियादों पर नहीं पता था कि ये किस तरह से बहरान जो है वो पैदा होगा, किस तरह से जो है ये सारा सुरसुर्ती? और अब जब बहरान पैदा हो गया है तो पूरे पाकिस्तान को के शहरियों को महंगाई की तरफ धकेल दिया गया है सिर्फ इसलिए कि जी हम स्टॉक चेकिंग कर रहे हैं। मुसलसल महंगाई बढ़ती जा रही है। मार्केट्स में पहले ही यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कीमतें बढ़ाई गई थी, ताम ना तो शहरियों को कोई रिलीफ देता है, ना उन्हें बताता है कि कल क्या होना है, और अपनी मर्जी से स्टोर्स इस तरह से बंद कर दिए जाते हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ थे और जुनैद अहमद, उन्होंने हमें बताया कि यूटिलिटी स्टोर्स पे किसी ने पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी और उसके बावजूद जो है वो स्टोर्स बंद कर दिए गए विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी अनाउंसमेंट, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इससे नजर आता है वर्ता कि हमारे हुक्मरान कितने परेशान हैं, कितने हैज़र्डनेस है कि एकदम से ये लोग सोचते नहीं है कि जो प्लानिंग नहीं है तला, कोई ना प्लानिंग है, ना स्ट्रैटेजी है, ना कोई लॉन्ग टर्म। और प्लानिंग अगर होती भी है ना वर्ता तो वो होगी 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, सर्वाइवल की। हकीकत ये है कि जब तक हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करेंगे, जब तक हम 10, 15, 20 साल के गोल्स नहीं रखेंगे, टारगेट्स नहीं रखेंगे, हम तरक्की नहीं करेंगे, हम हमेशा गरीब रहेंगे। शब्बर ज़ैदी ने जिस तरह कहा, अगर हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है तो हमें सोचना है कि हम एग्रीकल्चर को किस तरह खड़ा करेंगे, किसानों को किस तरह अपने पैरों पर लेकर आएंगे। हमें सोचना है कि अपनी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, अपनी सर्विसेज, अपने एक्सपोर्टर्स को किस तरह सपोर्ट करेंगे, उनकी मुश्किलात किस तरह आसान करेंगे। इनफॉर्मल इकोनॉमी तभी फॉर्मल इकोनॉमी बनेगी जब हुकूमत और ताजिर बरादरी एक पेज पे आएगी। इस वक्त एक पेज पे नहीं है। यही वजह है वर्दा कि कराची से थोड़ा सा दूर अगर आप हब तक जाएंगी, तकरीबन 1.5 घंटे डेढ़ का फासला है, तो वहां पर आपको ईरानी तेल मिल जाएगा 50 से 70 रुपए का लीटर। अब हम अगर 2 घंटे दूर कराची से ईरानी तेल खरीदने जा रहे हैं तो बेहतर ये नहीं है कि उसको कराची में अवेलेबल कर दे, लेकिन क्योंकि प्लान नहीं है, नीयत नहीं है और काबिलियत नहीं है, नाअहल हमारे हुक्मरान और सिस्टम बैठा हुआ है। मैं तो पूरे सिस्टम को नाअहल इसलिए कहूंगा क्योंकि मुल्क का जो हाल है इससे वाज़ेह हो गया है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। खैर आगे बात करते हैं। जहां बात कर रहे थे प्लानिंग की, स्ट्रेटजीज की, हुकूमत की तो कोई प्लानिंग नहीं है, सिस्टम की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, लेकिन हाँ लोगों ने बड़ी प्लानिंग करके रखी हुई है। तला जो बकरा ईद के शौकीन है, जानवरों के शौकीन है, वो बहुत शौक से भाई आपको मालूम है कराची की जो मंडी है वो एशिया की सबसे बड़ी जानवरों की मंडी है। अच्छा, हमारे यहाँ जानवरों के दिलदादा शौकीन ऐसे बच्चे होते हैं घरों में कि जो देख रहे होते हैं, लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि बकरा ईद आएगी, मैं जानवर लेकर आऊंगा, 25 दिन मैं उस जानवर के साथ रोज दिन रात खेलूंगा और फिर मैं उसकी कुर्बानी करूंगा। और एक रिचुअल होता है, एक रस्म होती है, एक रिवाज होता है जो उनके घर में कई जनरेशन से चला हुआ आ रहा होता है। हाँ। अब क्या हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो गया है, लोग मंडी के चक्कर नहीं लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, इतने नहीं लगा रहे हैं। जहां 100% जाते थे वहां 25% जा रहे हैं क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं जाके मंडी जाऊं रोज और 3000 रुपए का तेल जला के घर वापस आऊं। जिसकी वजह से अब एक और प्रॉब्लम क्या है, अब ये देखिए कि पिछले साल जो जानवर लाख रुपए का था
वो 2 लाख का हो गया। डबल 100% रेट बढ़ गया। पिछले साल जिसने 2 लाख की कुर्बानी की थी उसको इस साल 1 लाख की कुर्बानी करनी है, तो उसका बजट कम हो रहा है, जानवर की कीमत ऊपर हो रही है, मंडी के रेट्स बढ़ रहे हैं, इनपुट्स जो चारा जो खाना होता है जानवरों का वो कंटिन्यूसली महंगा हो रहा है, पानी की अवेलेबिलिटी वहां पर महंगी है। ऐसे में लोग जाएं तो जाएं कहां? लेकिन अतला इसके बावजूद भी आप देखेंगे मंडी में अब इन जानवरों की जो उनकी डेकोरेशन का सामान होता है, उनकी सजावट का सामान होता है, उसके भी स्टॉल्स वगैरह लग गए हैं, वहां से भी लोग 40-40 लाख के जानवर खड़े हैं, 30-40 लाख के जानवर। सिद्धि के कौन सा जानवर है मुझे नहीं याद, उसके बहुत अच्छे से खूबसूरत सिंग है, उसका नाम मैं भूल रही हूँ। अभी हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है अब्दुल हसीब, उनसे भी जानेंगे, बताएंगे कि इतने महंगे महंगे जानवर बिक रहे हैं तो उनको खूब तरीके से सजाया भी जा रहा है। अब्दुल हसीब हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, उनसे जानेंगे, मंडी की अपडेट लेंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, कैसे जानवर वहाँ पे नजर आ रहे हैं और कीमतें क्या हैं। जी अब्दुल हसीब बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, से जानवर की खरीदारी के बाद जो उसका अगला मरहला वो ये होता है कि जानवर जो है वो ये कि जब जानवर जाया जाए तो वो बड़ा संवारा और जो है वो संवारा हुआ और खूबसूरत लग रहा हो। इसी वजह से जो मवेशी जगह जगह पर जो है वो जानवर की आराइशी अशिया फ़रोख्त करने के स्टॉल्स जो है वो लगाए गए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के यहाँ पर नज़र आती है वो जानवरों के मोहरे हैं, काम के भी मोहरे हैं, जहाँ पर जो कारोबार कर रहे हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इतनी सारी चीज़ें आपके पास हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है? मोहरा ही चलता है सबसे ज़्यादा सर। जो किस किस्म के कौन कौन से किस्मों के मोहरे होते हैं, किस कीमत में दस्तियाब होते हैं? में होता है, एक डिजाइन वाला होता है, एक सादा होता है, एक वो अपना सिंधी मोहरा कहलाता है, 5-6 मोहरे डिजाइनिंग का होता है। रेंज अगर हम जानना चाहें तो किस रेंज से शुरू होती है और महंगा सबसे महंगा किस? सबसे महंगा जो है कढ़ाई वाला मोहरा होता है जो कि 2500 का होता है, उससे नीचे जो है फिर 1500 का है, फिर 1000 का है, फिर 800 का है, फिर 200 का है, इस तरह मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसे बताइएगा। जैसे अब ये गले का हार है, ये 500 रुपये का है नीचे का, और बाकी जो सामान है घुंघरू वगैरह हैं वो पाँव की होती है। बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब, जो है वो जानवरों को संवारने के बारे में हमें बता रहे थे, लेकिन फिलहाल मेरी नज़र में प्रॉब्लम है जानवर खरीदने का। पहले खरीदेंगे फिर सजाएंगे, या खरीदने के पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, सजावट के पैसे कैसे पूरे होंगे? लेकिन लाइफ हैज़ गॉटन रियली एक्सपेंसिव। लोगों को सफ़ेद पोशी अपनी बरकरार रखना बड़ा मुश्किल हो गया है। जब आपके डेली के जो खर्चे होते हैं, घर के जो अखराजात होते हैं, उसमें पेट्रोल है, बिजली का बिल है, राशन है, उसमें बच्चों की स्कूल फीस है, उसमें घर की दूसरी चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सब की सब तकरीबन हम देख रहे हैं कि 100% यानी 100% उनकी कीमतों में इजाफा हो गया। तो सर्वाइवल इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। अब अल्लाह में हमें उम्मीद है कि अल्लाह पाकिस्तान को सही राह पे लेकर आए। हुक्मरानों से उम्मीद रखना इस वक्त मेरी नज़र में काफ़ी हद तक बेवकूफ़ी है। खैर सर, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, बढ़ते हैं ब्रेक की जाने पर। फिर ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे कि बच्चों में तालीम का शऊर में इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाए। छोटे से ब्रेक के बाद आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। और आपको पता है कि पाकिस्तान में कंटेंट मेकर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिसके बारे में डिटेल्स हम जानेंगे वर्दा से। यहाँ पे एक सीरीज बनाई गई, जिससे मैंने आपको ब्रेक में जाने से पहले बताया था कि बच्चों में अगर आपने इंटरेस्ट डेवलप करना है, कुछ जानने का, कुछ सीखने का तलह, तो आप बच्चों को कहेंगे ना कि पढ़ो समझो, तो उससे बेहतर अगर आप उनको कुछ दिखाएंगे, कुछ एनिमेटेड कुछ दिखाएंगे, तो वो ज़्यादा जल्दी उनके ज़हनशीन हो जाता है। और इस तरीके से एक सीरीज़ है जिसका नाम है ब्राइनी टून्स। ब्राइनी टून्स की मोबाइल एप्लीकेशन भी मौजूद है, जिसमें बच्चों के लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन है। और इनमें ख़ास बात ये है कि 3D एनिमेशन और कार्टून कैरेक्टर्स की मदद से बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती हैं, जो हकीकी और तारीख़ पर, यानी कि हिस्ट्री पर हमारी मबनी होती हैं, और इस्लामिक हिस्ट्री भी उससे जो है वो बच्चों को बताई जाती है। यानी वो कार्टून देख भी रहे हैं और उनको तालीम भी मिल रही है, they're learning something out of it। और फिर उससे उनको याद भी रहता है कि अच्छा जी। और इसमें मज़े की बात ये है कि इसमें एक इंटरेस्टिंग से कैरेक्टर्स बनाए गए हैं, चचा, दादा, दादी, जो आपको दादा दादी जो हैं वो आपको इस्लामिक हिस्ट्री की कहानी सुनाते हैं, और चचा जो हैं वो आपको हिस्टोरिकल स्टोरी सुनाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अहमद। उनसे बात करेंगे और जानेंगे मजीद इस ऐप के बारे में। जी बिलाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। वालेकुम अस्सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपना प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कर सकूँ, क्योंकि अभी हमें लॉन्च किए हुए 23 मार्च को हमने अपनी अपलोडिंग वगैरह शुरू की थी।
तो डैट मीन्स अराउंड 3 मंथ्स ही हुए हैं। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमारा पर्पज़ यही है कि बच्चे कार्टून भी देखें और साथ इंफॉर्मेशन या नॉलेज भी गेन करें। तो इसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं डैट इज़ एजुटेनमेंट। आपने इंटरटेनमेंट का लफ्ज़ सुना है, एजुकेशन का सुना है, तो बेसिकली एजुटेनमेंट इन दोनों को मिला के बनता है। तो डिफरेंस ये है कि हमारा सिर्फ एक सीरीज़ नहीं है, वी हैव मल्टीपल सीरीज़, अराउंड 10 से 12 सीरीज़ हमने प्लान की हैं और हर एक का डिफरेंट फोकस है। फॉर एग्जांपल एक इस्लामिक हिस्ट्री पे है, एक रीजनल हिस्ट्री पे है और एक मशीन्स पे है, टेक्नोलॉजी पे है एंड सो ऑन सो फोर्थ। देखिए सर सैयद अहमद खान के ऊपर भी आपने एक स्टोरी बनाई है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि नॉर्मली बच्चों को सर सैयद अहमद खान पूछे तो उनको नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन अगर आपकी कार्टून एनिमेशन मूवी देखें तो बच्चों को याद रहता है। एग्जैक्टली तो इसमें फिर फर्दर पर्पस ये था कि कार्टून तो देख लिया बच्चे ने, लेकिन टेक अवे क्या है, तो उसके लिए हमने मोबाइल ऐप बनाई जिसके अंदर वो मोबाइल ऐप के अंदर जैसे ही बच्चा एपिसोड देखेगा उसके अंदर वो MCQs और इंटरेक्टिव गेम्स वगैरह वो चीज़ें आ जाएंगी। तो इस वक्त आपकी ऐप ये अवेलेबल है प्ले स्टोर पे भी कर रहे हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है आपकी ऐप, और उस पे कितना कंटेंट इस वक्त अपलोड आप कर चुके हो? और ये पेड है क्या FOC है? ये पूरा प्रोजेक्ट यूज़र के लिए फॉर एवर फ्री रहेगा। देखें इसमें 2 मोटिवेशंस थी मेरी ये प्रोजेक्ट शुरू करने की। मैं ख़ुद भी नस से पढ़ा हूँ और नस की काफ़ी सपोर्ट है मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए, और मेरा ये ऑफिस भी वहीं पे इंक्यूबेटेड है। मैं तकरीबन 2.5 साल में नस में लेक्चरार भी रहा हूँ यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो मैंने जब लेक्चरारशिप में कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की, अपने सोशल सिस्टम में कुछ मसले ऑब्ज़र्व किए, तो मैं उनको रेक्टिफाई करना चाहता था लेकिन कोई अच्छा मीडियम नहीं था। तो उसके लिए मैंने चूज़ किया कार्टून्स के। यार जो जनरेशन्स ऑलरेडी बड़ी हैं उनका तो हम बच्चों जो बड़े हैं उनका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाली नस्लें हैं क्या हम उनको कार्टून्स के थ्रू सोशली ग्रूम कर सकते हैं। एक ये मेरी मोटिवेशन थी। फिर मैंने देखा इंडियन लैंग्वेज इन्फ्लुएंस, क्योंकि हमारा कंटेंट बच्चों का बहुत कम है पाकिस्तान का, तो उसके बरक्स होता ये था कि बच्चे इंडियन कार्टून्स देखते हैं, उसकी वजह से उनमें वो लैंग्वेज इन्फ्लुएंस, हिंदी के वर्ड्स अभी से बचपन में आना शुरू हो जाते हैं। अग्रीड, बहुत मसले होते हैं ये लैंग्वेज के। एग्जैक्टली तो वो दूसरी रीज़न ये थी। और थर्ड नंबर पे जो है वो ये कि जो बच्चा शहरों में रह रहे हैं ना, उसके इर्द गिर्द 5 से 7 स्मार्ट डिवाइसेस हैं, वो उसका IQ लेवल, उसकी कोऑर्डिनेटिव स्किल हम कहते हैं, जो बच्चा देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, ऑब्जर्वेशंस उसकी, तो वो बहुत शार्प होती हैं एज़ कम्पेयर टू किसी ऐसे बच्चे के जो बैकवर्ड एरिया में जिसके पास स्मार्ट डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी उस तरह नहीं है। तो व्हाट वी डिड इज़, ये सिर्फ प्रोजेक्ट वीडियोस के लिए नहीं है, इसमें कुछ अरसे में हम ऐसी वीडियोस लाएंगे जिसके अंदर वीडियो के अंदर ही क्वेश्चंस आएंगे, यानी आपने ऑप्शन A सिलेक्ट करनी है या ऑप्शन B सिलेक्ट करनी है। तो वो एक तरह से हम उसे कहते हैं वीडियो बेस्ड लर्निंग, कि आप सिर्फ वीडियो दिखा नहीं रहे बल्कि उसकी लर्निंग मॉनिटर भी कर रहे हो कि जो आपने सिखाया वो बच्चे को आया भी या नहीं। तो दीज वर द मोटिवेशन जिसके लिए मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। तो अभी इशू हमें ये है कि वी डू नॉट हैव एनी फंडिंग। ये कार्टून्स जो हैं ये वीडियो की सबसे एनिमेशन महंगी कैटेगरी है, और इसकी वजह से यही रीज़न है पिछले 17 साल में यूट्यूब में पाकिस्तानी व्लॉगर्स चैनल बने, ब्लॉगर्स बने, इन्फ्लुएंसर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन कार्टून चैनल कोई इंडिपेंडेंट कोई बड़ा नहीं बना। क्यों नहीं बना? हैं कुछ, मैं ये नहीं कहता नहीं है, डेफिनेटली हमने स्टडी की है, लेकिन एक वो बड़ा नाम या कोई ऐसी चीज़ जिस तरह हमारे बचपन में एनक वाला जिन हमारे लिए अट्रैक्शन थी, उसके बाद मैं खुद डिज्नी और नेशनल जियोग्राफिक की प्रोडक्ट हूँ, तो वो मुझे आइडिया है कि कोऑर्डिनेटिव स्किल कार्टून्स के थ्रू या एनिमेशंस के थ्रू कैसे शार्प होती हैं। सो ये दूसरी तीसरी रीज़न थी, तो इसके लिए प्रोजेक्ट। बट बिलाल, व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ, बिलाल अगर आप मुझे सुन सकते हैं, आपके पास नस्ट की सपोर्ट ज़रूर है, उनके आपने लेबर से, उनके पावर से, उनके टैलेंट से आपने क्रिएट तो कर दिया है। हाउ लॉन्ग कैन यू गो ऑन विदाउट सपोर्ट? आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है और एनिमेशन इज रियली एक्सपेंसिव, और आजकल महंगाई के दौर में सर्वाइव करना वैसे ही मुश्किल हुआ हुआ है। आप कैसे सर्वाइव करेंगे? आप फ्यूचर कैसा देख रहे हैं अपना? सर देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ड्यूरिंग कोविड जो है मैं पाकिस्तान में ही था, मैंने कैनेडियन PR अप्लाई किया, आई गॉट माई PR लास्ट ईयर। तो वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह में टाइम बहुत ज़्यादा लगा, तो मेरे पास मुझे कुछ फादर ने मेरे गिफ्ट किए थे एसेट्स कैश के लिए, जाने के लिए, वो थे कुछ। मैंने अपनी एक गाड़ी थी वो सेल की,
तो डेट्स हाउ आई स्टार्टेड दिस। अब यहाँ पे मैंने एक सीनियर एनिमेटर रखा, उसके नीचे जूनियर एनिमेटर रख के उन्हें ट्रेन किया है। तो ओवर दी 3-4 मंथ्स अब माशाल्लाह हमारी 18 से 20 लोगों की टीम हो चुकी है। ऑल्दो वो 100% थैंक यू सो मच बिलाल अहमद भैया, आप खुद से इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारी यूथ को सिखाने के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है। ताला ग्रेट इनिशिएटिव, बहुत अच्छा काम है। उम्मीद करता हूँ मुखिया हज़रात जो सुन रहे होंगे, जो कंटेंट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं और जो खासतौर पर नन्हे बच्चों के लिए अच्छा कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, वो इनको सपोर्ट जरूर करेंगे। ब्रेक के बाद होंगे बड़े खास मेहमान, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और अब हम बात कर लेते हैं एक फार्मूले की। ये वो फार्मूला नहीं है जिससे कुछ केमिकल बनाया जाता है, बच्चों वाला दूध फार्मूला, बच्चों वाला फार्मूला भी नहीं है तलहा। ये एक बहुत ही खास फार्मूला है, और ये नर्स जो यूनिवर्सिटी है जिसके अभी हमारे पास एक कार्टून्स भी बने हुए थे, उन्हीं के स्टूडेंट्स ने एक बाकायदा पूरी टीम है जिन्होंने ये फार्मूला बनाया है। अभी फार्मूला क्या है तलहा? फार्मूला लेबोरेटरी में बनाया है, बच्चों के लिए बनाया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बताएं बताओ जी। ये नर्स तलबा की एक टीम ने कुछ अरसे पहले बैनुल-अक़वामी मयार की फार्मूला 1 इलेक्ट्रिक कार बनाई थी, जिसके बाद ये तलबा अब दुनिया भर में डिफरेंट किस्म की इजादात कर रहे हैं, उसके हवाले से जाने जा रहे हैं, और उन्हें कई एग्जीबिशंस वगैरह में भी शिरकत कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। यानी कार का फार्मूला बनाया है या फार्मूला की कार? हाँ, लेकिन ये बात भी है कि अभी फार्मूला बनाया है, कार अभी बनाएंगे मेरे ख्याल से, कुछ बनाएंगे अभी से, और इस पर कितने लोग बैठते हैं ये भी हम देखेंगे, 2 या 3। बहुत मस्ती हो गई। अब चलते हैं, आपको मेहमानों से मिलवाते हैं। और यकीनन फार्मूला 1 की कार इन्होंने बनाई थी, इलेक्ट्रिक कार बनाई थी। हमारे मुल्क के बच्चे, खासतौर पे नस्ट इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। हम जानते हैं कि NED के इंजीनियर इस वक्त मर्सिडीज की टॉप पोजीशन में दुनिया भर में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, और हम देख रहे हैं जिस तरह नस्ट के कार्टून्स आपको दिखाए, उसी तरह नस्ट के ये तलबा जो हैं इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं। इन्होंने फार्मूला 1 कार बना ली है और दुनिया भर में इसको प्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। वी वेलकम both of you on our show। 40 स्टूडेंट्स की एक टीम बनाई गई है जिन्होंने मिल के ये फार्मूला बनाया है और फार्मूला 1 कार बनाई, जैसे तला ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया ऑलरेडी। हमारे बहुत बजा दिया आपने उनकी आज। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ना कहकर भी सब कुछ कह डाला। खैर आगे बढ़ते, गाड़ी की बात करते हैं। हाँ, सिर्फ मैंने ही किया है ना, तला है ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, इन्होंने करवाया। खैर चले जी, हमारे साथ मौजूद है हम्माद एंड आशिर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू कि आप इस तरह से आपकी पूरी टीम पाकिस्तान का नाम मुल्क भर में रोशन कर रही है। अभी आपको यूके से भी इनवाइट आया है, जी बताएं हमें उसके बारे में। अच्छा, हम लोग वैसे तो हर साल हमारा इरादा होता है कि हम लोग फार्मूला स्टूडेंट यूके में पार्ट लें कंपटीशन में। तो हम लोग पहले 2018 में भी यूके जा चुके हैं, उससे पहले 2016 में हम लोग अमेरिका गए थे 2020 और 21 में हमने वर्चुअली फार्मूला स्टूडेंट यूके में पार्ट लिया था। इस साल हमारा इरादा था कि हम लोग फार्मूला स्टूडेंट यूके में पार्ट लें। तो फ़िलहाल हमारा इरादा यही है कि क्या कहते हैं 6 to 10 जुलाई अभी हमारा इवेंट है, और आपका हमारा यूके में जी। और कितने मुल्क आ रहे होंगे इस इवेंट में? कितने बच्चे, कितनी यूनिवर्सिटीज़? फ्रॉम 60+ कंट्रीज़, अराउंड 100+ टीम्स आ रही हैं वहाँ पे। और वो रेस करेंगी ट्रैक के ऊपर अपनी गाड़ियों के साथ, मुकाबला होगा कोई, या फिर वही टाइम ट्रायल होगा? बेसिकली 2 तरह के इवेंट्स होते हैं। एक होता है स्टैटिक, जिसमें आपका वो डिज़ाइन, आपकी गाड़ी का डिज़ाइन जज करते हैं, ठीक, वहाँ पे जजेस होते हैं। फिर उसके बाद है डायनामिक में ये होता है कि एक पर्टिकुलर मैन्यूवर होता है, वो आपको परफॉर्म करने होते हैं। 2-3 मैन्यूवर्स होते हैं अलग अलग तरह के, एक्सेलरेशन, स्किड पैड, परफॉर्मेंस दिखाते हैं जी। उसमें आप अपनी गाड़ी की परफॉर्मेंस दिखाते हैं और उसमें वो टाइम मेजर करते हैं। तो जिसका सबसे कम टाइम होता है ऑब्वियसली वो गाड़ी जीत जाती है। विनिंग प्राइस क्या है? विनिंग प्राइस एज सच मुझे इसका आइडिया नहीं है। 2016 और 18 में भी आपने पार्टिसिपेट किया, 2021 में भी पार्टिसिपेट किया, तो उसमें क्या रिस्पॉन्स है? उसमें विन किया था आप लोगों ने? अच्छा, 2020 में जो लास्ट ईयर हम लोग ने पार्ट लिया था उसमें हम लोग 3rd आए थे इंजीनियरिंग डिज़ाइन इवेंट में। उसमें अराउंड 70+ टीम्स थी, तो उसमें 3rd आना हमारे लिए काफ़ी की बात थी। उससे पहले हम लोग 2020 में हम लोग कॉस्ट इवेंट होता है, जिसमें आपकी गाड़ी की वो पूरी कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग को जज करते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर कार? अराउंड 6 मिलियन। 60 लाख रुपए की ये गाड़ी है जी। अच्छा, आपने मुझे बताया 110 किलोमीटर की रफ्तार 3 से 4 सेकंड में चली जाती है। कितनी इसकी वो है बैटरी रेंज? बैटरी रेंज है हमारी 80 किलोवाट।
80 किलोवाट। हाउ लॉन्ग कैन यू ड्राइव एट 110? आप बात ही कर रहे हैं, ये कुछ जवाब नहीं दे रहे। 110 की स्पीड पर हम कितनी देर चल सकते हैं इस बैटरी में? हम लोग गाड़ी इस तरह डिज़ाइन करते हैं इवेंट के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि 22 किलोमीटर स्ट्रेट वो चल सके। 22 किलोमीटर 110 इजीली वो परफॉर्म कर सके। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछता हूँ, आप जो खामोश राही हमारे साथ बने बैठे हैं। पाकिस्तान में जब ये लोग सुनते हैं ना खबर कि यार नास्ट के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स गाड़ियाँ बना रहे हैं, फार्मूला 1 कार्स बना रहे हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू। हमें सोचते हैं कि यार क्यों नहीं ये छोटी गाड़ी हमारे लोगों के लिए बना लें इलेक्ट्रिक। आजकल पेट्रोल का हाल आपने देखा हुआ है, दुनिया में हर जगह इलेक्ट्रिक कार्स आम हो चुकी हैं। पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रिक कार जो मिल रही हैं वो सारी 2, 3, 4 करोड़ रुपए की है। भाई गरीब ने तेरा जुल्म किया है, हमने को गुनाह किया है, हम मुसलमान नहीं है, हमको इंसान नहीं है। आप लोग क्यों नहीं गरीबों के लिए एक छोटी सी इलेक्ट्रिक कार बना दें कि मुश्किलात आसान हो जाएं। 1-2 आई हैं लेकिन क्वालिटी, डिज़ाइन, एस्थेटिक्स इतने अच्छे नहीं है जितने आपकी फार्मूला 1 कार के हैं। जी, तो कब बनाएंगे आप? अच्छा, तो बेसिकली ये होता है कि हम जो फार्मूला कार बनाते हैं ये यूके में हम प्रेजेंट करने जाते हैं। तो लोकली अगर हम इसे डेवलप करेंगे तो हमें इसके लिए स्पॉन्सर वगैरह चाहिए होते हैं, सपोर्ट चाहिए होती है। तो अभी हमने इनिशिएटिव लिया है ताकि हम पाकिस्तान में इसे आगे इनिशिएट कर सकें और ये भी कल्चर अब लाएँ पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा बिजनेस है और पाकिस्तान में बहुत सारे इन्वेस्टर आपके साथ ये काम करना चाहेंगे, आपकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्ट होकर गाड़ियाँ डेवलप करना चाहेंगे। कितना मुश्किल है गाड़ी डेवलप करना आप लोगों के लिए? वैसे सवाल है मेरे। वैसे तो जवाब सो बेसिकली ये होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक कॉस्ट कितनी आ रही है और आपकी डिमांड क्या है। तो अभी डिमांड हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है और जैसा कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। और जो गाड़ी आपने बनाई इसमें लोकल पार्ट्स कितने हैं, इंपोर्टेड पार्ट्स कितने हैं? अच्छा, तो बेसिकली हमारा ओवरऑल जो डिज़ाइन है इसमें ज़्यादातर पार्ट्स जो हैं हम पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान से डिज़ाइन करके इधर से ही हम गाड़ी में लगा रहे होते हैं। बन भी वो पार्ट्स इधर ही रहे होते हैं? जी जी, और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होते, जैसे कि मोटर और मोटर कंट्रोलर वगैरह आ जाते हैं जो हमें बाहर से इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। लिथियम बैटरीज हो गई? जी जी, तो वो आप बाहर से मंगवा रहे हैं? जी जी, लिथियम बैटरीज का यह होता है कि पाकिस्तान में उस तरह की क्वालिटी में नहीं मिल रही होती, लेकिन हमें जो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो अभी आप लोगों की प्लानिंग है कि फ्यूचर में आप लोगों ने फार्मूला 1 के बाद अगर आप लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक कार हमारे आम शहरियों के लिए बनाने की कुछ प्लानिंग है, सोचा है? अच्छा, हमारा इरादा तो ये है कि ऑब्वियसली जब हमारी कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी हमारी टीम में तो ऑब्वियसली हम लोग तो एक कमर्शियल कार भी हम लोग बनाएं। अच्छा, उसका ये है कि क्या कहते हैं आपका हमारा जो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग इवेंट होता है ना, उसमें भी एक ये होता है एक वो इस चीज़ पे भी आपको जज करते हैं कि अगर आपको कमर्शियली गाड़ी बनानी हो और आपके पास स्पॉन्सर है तो आप किस तरह उसको लेके चलोगे, उसके भी पॉइंट्स होते हैं इवेंट में। तो ऑब्वियसली और हमारा एक और एम ये है कि हम लोग इंडस्ट्री से ऐसे एक इंजीनियर ऐसे निकालें जो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम कर चुके हैं। तो अगर कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इन्वेस्ट करती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने भी जाती हैं, तो ऑब्वियसली इनके पास इंजीनियर्स होंगे पाकिस्तानी और बाहर से नहीं बुलाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यकीनन हमें सोचना चाहिए कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत हम जानते हैं कि उसके बड़े बड़े वजीर जो है ना वो इम्पोर्टेड गाड़ियों में नहीं घूमते हैं, वो लोकल अपनी मेड इन इंडिया गाड़ियों में घूमते हैं। तो हमारे वज़रा को भी चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसी गाड़ी क्रिएट करें जिनके अंदर वो खुद भी घूम सकें ताकि मुल्क के मुआशी हालात बेहतर हों। लेकिन अब देखें टैलेंट कितना है, दुनिया भर में चैनल्स पे पढ़ते ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें ये स्टूडेंट्स जाते हैं, इन्वेस्टर्स के सामने बैठते हैं, अपने आइडियाज़ रखते हैं और उनको इन्वेस्टमेंट मिलती है, सीड मनी मिलता है, स्टार्टअप्स का पूरा सेटअप है। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि जो मुखय्यर हज़रात सुन रहे हैं, जो बिजनेस टाइकून्स हमें सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, इनको प्रमोट कीजिए। दे आर द सोल्यूशन टू आवर फ्यूचर। अगर हमने इनको प्रमोट नहीं किया पाकिस्तान कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। 100%। आखिर में एक सवाल जाते थे आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि लास्ट टाइम आपने कहा आप लोग 3rd पोजीशन पे आए थे, तो इस दफ़ा आप लोगों ने फुल तैयारी की है अपनी दोबारा फर्स्ट में आने की? इंशाल्लाह बिल्कुल तैयारी है। वो बैकलैग जो था जिसकी वजह से 3rd आए थे वो चीज़ें कवर अप की हैं आपने? बिल्कुल हमने। आप लोगों में से ड्राइवर कौन है? ड्राइवर 4 हमारे वैसे इवेंट में ड्राइवर जाते हैं, उसमें से एक हमारे इलेक्ट्रिकल मेंबर है सुफियान, मैं हूँ और 2 और लोग हैं। आप ड्राइवर भी हैं, ड्राइव करेंगे। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में आपकी मदद करे, क्योंकि यकीनन आप ही हैं पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुछ रोशनियों के शहर कराची की। कराची वाले हो जाएं तैयार। तलहा, क्या आप तैयार हैं? बारिश आ रही है, बारिश आ रही है और बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। बारह रहमत का नुज़ूल करीब है और इंशाल्लाह कराची में 2 से 5 जुलाई के दौरान आंधी और फुल गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी जाएगी।
नहीं तो हम पूछ लेते हैं ना, जवाद मीमन हमारे साथ हैं, माहिर मौसमियात हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं कि 2 दिन पहले क्या प्रेडिक्शन थी और अब क्या कहेंगे। जी वेलकम टू दुनिया बोल है, अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जवाद साहब ये बताइएगा कि हम बात कर रहे थे सरदार सरफराज साहब से ना, वो मेट ऑफिस पे, तो वो कह रहे थे कि जी 1 तारीख से जो है जी कराची में बारिश करीब आ जाएगी और 2 तारीख से शुरू हो जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि 28 ही थी ना कल रात, नहीं 29 की रात से कराची में जो है वो बूंदाबांदी शुरू हो गई है। अब आप मुझे बताइए कि क्या उनकी पेशगोई सही थी या हम अर्ली रेन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखें तला भाई, ये जो कल रात और आज सुबह जो आपने जिक्र किया, ये बूंदाबांदी और हल्की लाइट रेन का, ये बेसिकली सी क्लाउड से हो रही है। समुद्री बादल जो हैं वो पिछले कई दिनों से आपको बताया कि कराची में काफ़ी हद तक गर्मी थी, समुद्री हवाएं रुकी हुई थी। कल दोपहर शाम से जो है इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, ये दोबारा बादल आना शुरू हो गए। ये उनके ज़ेर असर हो रही थी, ये मानसून का कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, जहाँ तक मानसून के सिस्टम की जो बात है वो इंशाल्लाह 1 तारीख से जो है वो सिंध में ज़रूर दाखिल होगा, जबकि इसके अर्ली इफेक्ट्स जो हैं वो 2 तारीख की शाम या रात से जो है वो कराची शहर में आना शुरू हो जाएंगे। और मेजर जो उसके इफेक्ट्स हैं, जो सिस्टम का पीक होगा कराची के हवाले से, वो 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक है, जिसके दौरान कराची शहर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश एक्सपेक्टेड है। मूसलाधार बारिश एक्सपेक्टेड है। जवाद ये बताइएगा कि ईद की क्या सूरत हाल रही, क्या ईद पे बारिश होगी, मौसम खुशगवार रहेगा या फिर ईद पे बारिश थोड़ी रुक जाएगी? ठंडी ईद होगी, गर्म ईद होगी भाईजान? जी बिल्कुल वादा, ईद के ऊपर भी जो है वो मानसून का दूसरा स्पेल फिलहाल आता हुआ नजर आ रहा है सिंध की तरफ। अगेन थोड़ा सा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, इसमें 2-4 दिन आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में इसी तरह रहता है। लेकिन अगेन ईद के ऊपर भी जो है वो पाकिस्तान के काफ़ी सारे एरियाज में बारिशें नज़र आ रही हैं और होपफुली ये मानसून का दूसरा अच्छा स्पेल जो है वो एंड ईद के दिनों में जो है वो मुल्क में। मेमन साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेमन साहब, वो ये है कि क्या मुल्क में जो ड्राउट की इस वक्त सिचुएशन है, हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग काफ़ी परेशान हैं पानी की अवेलेबिलिटी के हवाले से, तो क्या हमारे डैम्स भर जाएंगे, इतना पानी आएगा, इतनी बारिश एक्सपेक्टेड हैं कि हम पानी की सिचुएशन को थोड़ा बेहतर देखेंगे आने वाले वक्त में? जी बिल्कुल तला भाई, पानी की सिचुएशन में इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी आएगी। अच्छा, अब आपके सवाल के जो है वो 2 बेसिकली कोर चीज़ें हैं। एक सबसे पहले ये जो रिसेंटली हमने गर्मी देखी है और पिछले कई दिनों से जो है स्पेशली अपर पाकिस्तान में जो मौसम काफ़ी गर्म था, तो ग्लेशियर्स जो हैं, बर्फ़ जो है वो काफ़ी हद तक पिघली है और उसकी वजह से जो है रिवर्स स्ट्रीम में काफ़ी हद तक जो है फ्लो बेहतर हुआ है। डैमों में जो है वो पानी कुछ हद तक जो है उसमें हल्की फुल्की बेहतरी आ गई है। और दूसरी बात ये, अब क्योंकि मानसून का जो सीज़न है वो 30 तारीख यानी कि आज शाम या रात से जो है वो बाकायदा इसका आगाज़ हो जाएगा, तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल पाकिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, स्पेशली साउदर्न पाकिस्तान जिसमें कराची भी शामिल है और फिर जो है वो पंजाब रीजन में भी जो है वो मामूल से ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो हमारे यहाँ जो पानी के मसले मसाइल हैं, जो हमारे डैम जो हैं वो तकरीबन खाली हो चुके हैं, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो रिलीफ इंशाल्लाह मिले। इंशाल्लाह। दूसरा स्पेल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईद के आखिरी दिनों से लेकर कब तक रहेगा? पहला स्पेल तो अभी 5 जुलाई तक है। जी बिल्कुल वरदा, पहला स्पेल जो है वो आज 30 तारीख से लेके 5 या मैक्सिमम 6 जुलाई तक कंटिन्यू करेगा और उसके बाद दूसरा स्पेल जो है वो 9 या 10 के आसपास जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है। लॉन्ग रेंज है तो उसमें 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन यही ईद के दिनों में जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ये आ रहा है। मेमन साहब, एक इशू हम जानते हैं हमेशा जब भी बारिशें होती हैं, हमारी स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है इस वक्त, पानी खड़ा हो जाता है, नाले तुगयानी आ जाती है, सब कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, रोड पे चलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ियां बंद हो जाती हैं, ज़िंदगी का पहिया रुक जाता है। आपकी नज़र में हाउ मच रेन इज़ एक्सपेक्टेड मेमन साहब, और कितनी तैयारी उसके लिए हमें करनी चाहिए, इसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल सकें? देखिए, हाउ मच रेन इज़ एक्सपेक्टेड, आई बिलीव अगर स्पेसिफिकली कराची की बात करें तो कराची के अक्सर एरियाज जो है वो एटलीस्ट 40 to 50 मिलीमीटर जो है वो बारिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ एरियाज में जो है ये 80 या शायद 90 या 100 के आसपास भी चली जाए। बाकी सिंध में जो है वो तकरीबन इसी तरीके से सिचुएशन रहेगी, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है पंजाब रीजन में भी और केपी के रीजन में भी। अच्छा, बड़ी बात यह है कि जिस तरह ये सिस्टम एंटर होगा तो 3 या 4 तारीख से इसके इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बलूचिस्तान रीजन तक भी शिफ्ट हो जाएंगे, जिसमें कोयटा,
कोहे सलेमान, किरथर रेंज की जो रीजन्स हैं, इन सारे एरियाज में भी काफ़ी हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। प्रिकॉशंस के हवाले से देखें, अर्बन फ्लडिंग आपको पता है कि जब भी बारिश तेज़ होती है तो चाहे बड़ी सिटी हो या छोटी सिटी हो, टेम्पररी इसमें अर्बन फ्लडिंग ज़रूर होती है। तो आपको पता है आपके घर, फैक्ट्री, गोदाम, शॉप्स वगैरह में जब एक्सेट्रा, आपको पता है कि अर्बन फ्लडिंग से आपको क्या क्या मसले मसाइल रहते हैं, तो उनके हवाले से प्रिपरेशन कर लें। अभी हमारे पास 1 से 2 दिन मौजूद हैं इस स्पेल को प्रॉपरली जो है वो पाकिस्तान में एक्टिव होने में। सेकेंडली ये कि अगेन पावर फेलियर जो हैं वो हमारे यहाँ हो जाते हैं, बाज़ औक़ात कुछ मेजर फॉल्ट होते हैं, या बाज़ औक़ात जो है वो एहतियाती तदाबीर की वजह से जो है जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो पावर को जो है वो बंद कर दिया जाता है। तो इस हवाले से थोड़ा बहुत बैकअप आपके पास होना चाहिए। बाकी मानसून सीज़न जो है वो अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है, मिड ऑफ सितंबर तक ये कंटिन्यू करेगा, तो अब बैक टू बैक सिस्टम्स आते रहेंगे। सही। अच्छा जवाद साहब, ये कुछ इलाकों में क्या ये फ्लड आने का भी खतरा है, इतनी तेज़ बारिश होगी? नहीं, देखिए फ्लडिंग का ऐसे कोई इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। टेम्पररी आप कह सकती हैं कि थोड़ा बहुत जो है वो फ्लड टाइप सिचुएशन हो सकती है। बेसिकली मेजरली जो है वो अर्बन फ्लडिंग देखने में आएगी, लेकिन जैसे ही ये सिस्टम जो है वो थोड़ा बहुत कमज़ोर होगा या आगे पास आउट होगा, उम्मीद है कि हालात जो है वो दोबारा इंशाल्लाह बेहतर। मेमन साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हमें बताया कराची में जो है 40 से 50 मिलीमीटर, काफ़ी इलाकों में 80 से 90 मिलीमीटर बारिश पड़ सकती है। और आपने क्लियर कर दिया है कि फर्स्ट को सिंध में ये मानसून बारिशों का सिस्टम जो है वो दाखिल होगा, और सेकंड से कराची में हम बारिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यकीनन जो हमने गुज़िश्ता रोज़ कराची में बारिश देखी थी वो समंदरी साइड से आई थी, अब हम अपर सिंध की तरफ से बारिश को आते हुए देखेंगे। उम्मीद करता हूँ बारिश सबके लिए रहमत हो, वरना जहमत ना हो। प्रिकॉशनरी मेजर्स जरूर लीजिएगा, बिजली के खंभों से दूर रहिएगा, बच्चों को पानी में खेलने से थोड़ा मना कीजिएगा, अगर खेलना है तो घर के सहन में खेलें, बाहर ना जाएं, और उन पर नजर जरूर रखिएगा। बारिश में अक्सर जब बारिशें होती हैं तो रोडों में बच्चे खेलने के निकल जाते हैं, काइंडली इस चीज़ों से ग्रेस करें, और बिजली की जो स्विचेस हैं उनसे दूर रहें, गीले हाथों से या बगैर चप्पल पहने आप बिजली के प्लग्स को ना छुएं। इन छोटी छोटी चीज़ों की एहतियात कीजिए ताकि हमारे लिए बारिश बराने रहमत ही रहे। और यस, जो नशेबी इलाके हैं कराची के लिए वो ऑलरेडी प्लानिंग करना शुरू कर दें। हुकूमत को चाहिए कि वो प्लानिंग करें, गटर नाले सारे साफ करवाएं, ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना क्यों ना हो। क्योंकि हम जानते हैं बारिश होती है, सब घर से निकलते हैं और फिर रोडों पे फंस जाते हैं, और फिर खबरें चल रही होती है आवाम रोडों पर महसूर हो गई, अपने गाड़ियों से गाड़ियों से निकल नहीं पा रही। कराची के लिए भी स्पेशली ये बात लागू होती है कि जो हमारे सिस्टम के मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो भी तैयार हो जाएं। और इसी के साथ ही एक ब्रेक का वक्त होता है, हम और ब्रेक के बाद में ज्वाइन करेंगे जमील चांडियो साहब, K7 के बानी। उनसे हम पूछेंगे सेहत, क्योंकि मेंस हेल्थ मंथ चल रहा है, तो हम मेंस हेल्थ की सेहत के ऊपर बात करेंगे उनसे इस ब्रेक के बाद। में जाएगा हमारे साथ रहिएगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और जून का महीना चल रहा है, वैसे तो इख्तिताम पजीर होने वाला है, लेकिन जून में हम मर्द हजरात की हेल्थ को लेके बात करते हैं, उसकी आगाही फराहम करते हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेहत ही असल चीज़ है, जान है तो जहान है। अगर हमने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा तो फिर ना ज़िंदगी अच्छी होगी, कुछ मज़ा भी नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स में इंसान घिरे रहेंगे। और पहली प्रॉब्लम्स इतने हैं, तो अक्लमंदी यही है कि इस स्ट्रेस के दौर में, इस डिप्रेशन के दौर में, इस सप्रेशन के दौर में एक्सरसाइज करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। क्योंकि अगर सेहत का ख्याल रखेंगे तो आपके अंदर से सारे ये प्रॉब्लम, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये निकलता जाएगा, और आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अ हेल्दी बॉडी नीड्स अ हेल्दी माइंड। उस हेल्दी माइंड के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेनिंग करें, कोई ना कोई किस्म की ट्रेनिंग जरूर करें। और इसको डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंड, एक स्टार, MMA की दुनिया हो, किक बॉक्सिंग की दुनिया हो, बॉक्सिंग की दुनिया हो, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन कई सालों तक रहे हैं, किक बॉक्सिंग में K7 एकेडमी चलाते हैं, और पाकिस्तान से फाइटर्स प्रोड्यूस करते हैं और दुनिया भर में भेजते हैं, फाइट नाइट्स ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो एक बहुत बड़ी शख्सियत, इनका नाम है जमील अहमद चांडियो साहब, जिन्होंने मैं आज स्टूडियो में ज्वाइन किया। चांडियो साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। ये बताइए कि अब सेहत, कोविड, क्वारंटीन, लॉकडाउन, बहुत कुछ हमने देख लिया है, बहुत कुछ। और पाकिस्तानी लोग आप जानते हैं कितनी मुश्किलात से दो चार हैं। महंगाई एक तरफ है, बिजली का बुहरान एक तरफ है, गर्मी एक तरफ है, सर्वाइवल की इस वक्त जो है ना एक जंग चल रही है कि हम अपनी सफेद पोशी कैसे बरकरार रखें, सर्वाइव कैसे करें। ऐसे में उनको अपनी हेल्थ के ऊपर क्या ध्यान देना चाहिए और किस तरह अपनी हेल्थ मेंटेन करनी चाहिए, आप रोशनी डालिए। थैंक यू तलहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बहुत अच्छा मौजू है, और मैं सिर्फ इस बात को यूं करके
इसको समअप करूँगा कि जिस तरह आपने कहा कि जान है तो जहाँ है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और सफाई निस्फ़ ईमान है। ये छोटे से अल्फाज की बहुत बड़ी तशरीह है इनकी। मर्द जो है वो हमारे माशरे का एक की यानी कि बैकबोन है हर माशरे के अंदर, राइट। और उनका जो काम है नेचुरली उनको जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई जो एक डिज़ाइन दिया गया दुनिया में, वहाँ मर्दों का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इनफैक्ट आज के दौर में कंपटीशन, शॉर्टकट लाइफ और ज़्यादा से ज़्यादा कमाना कम से कम टाइम में और कम से कम एनर्जी वेस्ट कर, तो वो जो डिसबैलेंस हो रही है लाइफ डिमांड एंड सप्लाई की, तो आपकी जो वसात है यानी कि जो आपका अपना एक लेवल है कि मुझे यहाँ से इतनी चीज़ें मैसर हो सकती है, लेकिन अगर मैं ज़्यादा प्रेशर लूँगा और मैं बार बार ये सोचता जाऊँगा कि जी वो उसके पास क्या है, और मुझे घर से भी अगर प्रेशर आएगा तो जाहिर है कि वहाँ आपको चांस ये है कि फिर आपकी सेहत सबसे पहले बिगड़नी शुरू होती है। आपकी रूटीन, डाइट, आपकी सेहत, आपका सारा प्रोसेस फिर वो नेगेटिव अप्रोच पे चला जाता है। सही। चांदी साहब ये बताइएगा, जैसे हम लोग देखते हैं आजकल कि 30 साल की यंग एज है, सडनली ब्रेन हैमरेज हो गया, डेथ हो गई, हार्ट अटैक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेथ हो गई, ब्लड प्रेशर इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गए, शुगर मर्द ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक तो डेथ रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और फिर लोग कहते हैं कि जी हम खाना तो हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन 9 to 5 जो लोग जॉब कर रहे हैं वो टेबल पे ही बैठे रहते हैं, उनमें मसाइल ज़्यादा देखने पड़ रहे हैं, तो वो कैसे अपनी फिटनेस का और हेल्थ का ख्याल रखें? देखिए, फिटनेस और सेहत के लिए आपके अंदर एक ख़ास विजन बनता है कि 1 घंटा अगर मैंने हफ्ते में 1 घंटा यानी कि रोज़ के आपने 3 घंटे भी लगा लिए, 3 days a week, मैं ये कहता हूँ 12 घंटे महीने के हो गए। अगर आप वो अपने लिए निकाल नहीं सकते तो बकाया जो घंटे आपके फिर वो कहीं ना कहीं इफेक्ट शुरू हो जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना होता है कि अपनी टेबल के जो आपकी टेबल लाइफ है, ये ज़्यादातर लोगों की है, बैठे हुए हैं जी सारा दिन 9 to 5 है। If you could see the screen also, इस वक्त हम लोग K7 अकेडमी की जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी दिखा रहे हैं वर्दा। अच्छा, एक डिफरेंट चीज़ जो मैं हमेशा K7 में सीखता हूँ, जमील साहब से सीखी है मैंने, वो ये सीखी है कि जब आप जिम जाते हैं, आप वॉक करते हैं या आप कोई और स्कॉश खेलते हैं, बैडमिंटन, टेनिस, स्विमिंग, फिजिकल एक्टिविटी, आपकी इतनी स्ट्रेस रिलीज नहीं होती जितनी आपकी बैक के ऊपर किक बॉक्सिंग में होती है, क्योंकि आप अपना गुस्सा जो है उस बैग पे निकाल रहे होते हो, पूरी ताकत से उस बैग को मार रहे होते हो, उस पैड को मार रहे होते हो, तो अंदर से जो स्ट्रेस और जो टेंशन रिलीज होती है वो मैंने किसी और स्पोर्ट में नहीं देखी। जानियो साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, यही चीज़ थी अवेयरनेस की। जब कॉम्बैट स्पोर्ट्स का यहाँ पाकिस्तान में, खासतौर पर कराची में जब हमने शुरू किया तो लोगों ने कहा कि यार हमें पंच किक थोड़ी सीखनी है, हमें तो फिटनेस करनी है। अब उनको हमने बहुत दफ़ा ये बताया कि जब आप हमारे पास आते हैं हम आपको डायरेक्ट किक और पंच नहीं सिखाते, हम सबसे पहले तो आपकी फिटनेस का लेवल देखते हैं, आपका कार्डियो देखते हैं, आपकी स्ट्रेचिंग देखते हैं, आपकी स्ट्रेंथ देखते हैं। अगर आप में वही नहीं है तो आप पंच और किक मार ही नहीं सकते। फिर आपको एक टारगेट मिल जाता है कि यार मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही जो मेरे साथ में कोलीग कर सक रहा है या मेरा एक कोच कर रहा है। तो इस स्पोर्ट्स में और मेरे में डिफरेंस क्या है, उस ट्रेनिंग का। तो जब आपको टारगेट मिल जाता है कि मुझे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जाना है जहाँ मुझे अपना स्ट्रेस लेवल निकालना। अच्छा, स्ट्रेस लेवल निकलता है कैसे? आपने अपने आप को अनलॉक कर देना है सारी चीज़ों से जो आपके पास बर्डन है। यू कैन नॉट बेसिकली आप रह नहीं सकते ये माशरे में, आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप मैनेज नहीं करेंगे कि हर वक्त ये सोचते जाएंगे कि जी नहीं बस मैं ख्वाब में रहूँ और मेरी ये चीज़ें होने शुरू हो जाएँ, आपकी इवनिंग्स का टाइम आपने किल कर दिया। अब आपको भूख लग रही है, नहीं लग रही, आपने कहा फॉर्मेलिटीज़ के लिए बस कुछ में कुछ पेट में डाल दूँ। नो, आपने अपना डाइट के बारे में सोचना है कि आपने प्रोटीन कितने लिए हुए हैं एक हफ्ते में, आपके पास कितनी आपकी कैलोरीज बर्न हो चुकी है और कितनी आपने इंटेक ली हुई है। अब उसके इफेक्ट्स जाहिर है कि एक वक्त में आकर आपको पड़ेंगे। फिर इंसान सोचता है यार मैं डॉक्टर के पास जाऊँ या मैं किसी सर्जन के पास जाऊं या मैं किसी कंसल्टेंट के पास जाऊं कि जी मुझे हो क्या रहा है। उसे खुद नहीं पता कि उसने खुद अपने साथ ये किया। अच्छा, एक कैलोरीज की आपने बात की, तो यहाँ पे हमारे यहाँ एक मिथ है, मैं चाहूँगी आप भी इसी को क्लियर करें। ये बात सही है कि हमारे यहाँ मर्द हजरात खास तौर पर जब वो या खवातीन की बात करें, कहते हैं जी हमने इतना खाना खाया लेकिन हमारी चहलकदमी इतनी ज़्यादा हो गई, कर रहे हैं घर के काम कर रहे हैं, ऑफिस में हम इतना ऊपर नीचे करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हाँ भूख लग जाती है तो हमारी कैलोरीज तो वैसे ही बर्न हो जाती है। तो क्या ये वाकई कैलोरीज बर्न होती है कि अगर स्टेयर्स ऊपर नीचे कर रहे हैं आप या एक कैबिन से दूसरे कैबिन, फिर हम सारे काम कलम बंद कर देते हैं, सिर्फ स्टेयर्स चलना शुरू कर देते हैं और कैलोरीज? ऐसा नहीं होता। आपने एक खास हद तक अपना कार्डियो लेवल पे जो आपका हार्ट रेट है, जब तक वो आपका एक अब नहीं रहेगा आधे घंटे के लिए, आपके अंदर से कैलोरीज बर्न का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। और वो लेवल क्या होता है आप बता सकते हैं? जैसे नॉर्मल हमारा 90 प्लस 90 और 80 आपका इस वक्त होगा, हम सबका नॉर्मल है। अच्छा। आपने जहाँ
फर्स्ट पार्ट यानी कि जो पहला स्टेज किया है ट्रेनिंग का, आपने वहाँ से क्रॉस किया, ये 150 और 180 के बीच में रहता है आपका हार्ट रेट, वाइल यू आर डूइंग अ गुड हाई और लो इंटेंसिटी के बीच की, ये बता रहा हूँ। हम 190 पे कर रहे होते हैं, 190 बीट अ मिनट, ठीक है, वो आपके कैलोरी से कैलकुलेट होती है। लेकिन यू नो अगर आपने 500 कैलोरीज बर्न करनी है, ठीक है, जिस तरह 2 अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी लेती हैं, ठीक है, सोडा की, उसको अगर आपने पी लिया तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने कम से कम 400 कैलोरीज बर्न करनी है। इट्स टेक अबाउट हाफ एन आवर टू 45 मिनट। कार्डियो यार पीने में 4 मिनट, बर्न करने में 45 मिनट, और वो भी कितने हार्ट रेट पे 190 तक। 190 तक। अब ये लोगों को समझ नहीं आ रही होती। आप अगर 10 चाय पीते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता। मैं ये कहता हूँ जब भी आप चाय पीते हैं, रोज़ाना आपने अगर 8 कप पिए और एक आपने स्पून इसमें डाला, तो एक स्पून साथ में अपनी एक थैली में भी डाल दें प्लास्टिक की, और रात को देखें आपने कितनी शुगर ली हुई है। सही। आपके पास एक बैग आएगा, सही, जमील साहब ये बताइए, बॉडी में जा रहा है। ट्रू। जमील साहब ये बताइए, बहुत सारे लोग इस आपको सुन रहे हैं घरों पे या ऑनलाइन देख रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज नहीं करते, अपनी मर्जी का खाना खाते हैं, अमराज का शिकार रहते हैं, बीमारियां उनके अंदर पनप रही हैं, बढ़ रही हैं, कभी यहाँ दर्द, कभी ये दर्द, कभी ये एक्सरे, कभी ये ब्लड टेस्ट। वो घर पे रहते हुए कौन सी रूटीन अपना सकते हैं, क्या बेसिक्स कर सकते हैं टू कीप मेक देमसेल्व्स हेल्दी? अगर वो नहीं करेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा, ये बताइए। सबसे बेस्ट ये है कि अगर उनको तो कोई अच्छा कोच मिल जाए, अगर नहीं अफोर्ड कर, मैं अक्सर कहता हूँ कि नहीं, कोई फीस ना दें, देखिए हम तो अवेलेबल हैं आपके लिए। हम ये कह रहे होते हैं कि आप नॉक तो करें, 5 fingers are not equal। हम ये बता देते हैं कि आपकी जो घर और जॉब, बिजनेस या आपकी जो नौकरी है, कोई भी काम करते हो, आपको 20 मिनट तो मिलते हैं। अगर आप वो बफर निकाल सकें, आपने सिर्फ बेसिक चीज़ें कर डाली ना, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ फ़र्क मिलेगा। और वो बेसिक्स क्या है? और बेसिक्स ये है कि आपने सिर्फ 20 मिनट आपने एक इतनी सी जगह के ऊपर ट्रेनिंग करनी है, कैसे आपने टच डाउन करने हैं, किस तरीके से आपने एप्स एक्सरसाइज करनी है। आपको किसी किस्म की टूल्स की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिवाय चंद वेट्स रखे हुए हों और बाकी आपको एक फ्लोर चाहिए। आप देखें कि वहाँ पर आप क्या नहीं कर सकते, आपको आना चाहिए थोड़ा सा, आपको एंगल्स की थोड़ी सी यानी कि हाव होनी चाहिए कि अगर आप बेसिक्स अपनी लोअर बॉडी की एक्सरसाइज कर रही है, अपर बॉडी की एक्सरसाइज कर रही है, उनको करना कैसे है और स्टार्ट कैसे लेना है, कौन से मसल्स के ऊपर पहले काम करना है और कूल डाउन कैसे हो। लेकिन जमील साहब, डोंट यू थिंक कि पुशअप्स, पुलअप्स, सिटअप्स बेस्ट, ये 3 एक्सरसाइज भी अगर वो घर पे करें, 3 सेट, मैं कहता हूँ इनफ है। और स्क्वाट्स, पुशअप, पुलअप, सिटअप्स, स्क्वाट्स, बस स्क्वाट्स, ये 4 चीजें हो गई आपकी। आप करके देखें, आप रियली करके देखें, आपके अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा डेली बेसिस। यस, सही। लेकिन हमारे करते नहीं है, 9 to 5 आप चेयर पे बैठे रहते हैं, फिर आपका जब पेट निकलता है तो हम कहते हैं कि जी मोटापा चढ़ रहा है। हम जानते हैं डायबिटीज कितना ज्यादा है। डायबिटीज का इलाज सिर्फ वॉक है, एक्सरसाइज है और कुछ भी नहीं। आप कुछ कह रहे थे? मुझे कॉल्स आती हैं K7 पे, हम लोग हमारे पास फ़ोन रखे हुए होते हैं व्हेन वी गो टू द रिसेप्शन, तो अक्सर मैं उठा लेता हूँ। जी K7, अस्सलाम वालेकुम, हाउ कैन आई हेल्प यू? जी मुझे जो है ना अपने बच्चे के लिए करना है यार, हमारी तो लाइफ में अब तो रहा नहीं कुछ। अच्छा, मैंने कहा हाउ ओल्ड आर यू? यार आई एम 40 यार। 42 यार। मैंने बोला ओह रियली यार? मैंने कहा व्हाट एग्जैक्टली यू एक्सपेक्ट? कहता यार अब तो हमारा तो टाइम खत्म हो गया, अब हम तो ये उनकी गिव अप टाइम का आप अंदाजा लगाएं 40 पे, कि वो 40 और 42 को समझते हैं कि यार टाइम पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया। अब वहीं से आपका जब गिव अप होता है, आपके अंदर की सेल्स जो है ना आपको फिर वो करने नहीं देते। आप 52 साल की उम्र के हैं ऑलमोस्ट, माशाल्लाह। ना आपके बाल सफेद हो रहे हैं, ना आपका वजन बढ़ रहा है, आपकी 6 पैक अभी तक बने हुए हैं। को हम भी देते अपना वाला आटा? कौन सी चक्की का आटा? कौन सी चक्की का आटा? ये दिमाग की चक्की है। दिमाग की चक्की। ये कहती है कि जब तक आप इस चीज़ को कंप्लीट नहीं करते, देखिए हमें नींद नहीं आती जब हम सही से एक्सरसाइज नहीं करते। हमारी बॉडी हमसे पूछती है, सही, हमें फील होता है, हमारे अंदर के मसल्स हम हमारे से डिस्कस करते हैं एंड हम उनको सुनते हैं कि एक चीज को हमने क्यों नहीं मतलब वहाँ रखा हुआ, इग्नोर हो गया। सही। चांडी साहब, मेरा एक सवाल क्विकली करना चाहूंगी। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, क्या इन तमाम चीजों को हम एक्सरसाइज के थ्रू रिलीज कर सकते हैं? एग्जैक्टली। और वो कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है? देखिए उसमें आपकी सबसे ज्यादा जो है ना, मैं ये कहता हूँ कि लोगों को, मैं कोई जिम का नेगेटिव नहीं बात करता, बट मैं ये कहता हूँ कि वेट्स ट्रेनिंग में दुनिया भर में चेंजेस आ गई है। आपको अब ज़रूरत नहीं है कि आपने ट्रेडमिल के ऊपर अगर आपने हाफ एन आवर गुजार लिया तो आप समझते हैं कि उसकी जो मशीन की जो डिजिटल एक स्क्रीन है, आप उस स्क्रीन को दबाते हैं और आपको वो कहता है जी 700 कैलोरीज बर्न हो गई है। बेसिकली आपके मसल सीधे सीधे चल रहे हैं। सही। आपने ज़्यादा ज़्यादा अपने हाथों को मूव किया है। नो, आपका जो रेयर साइड है, जो मेन किरदार होता है हमारा
टो से लेके नेक के मसल्स तक के आपने इसको मूव करने होते हैं। जब लोग इस चीज को नहीं करते तो उनकी वॉक करते हुए लोअर बैक में एक प्रेशर आना शुरू हो जाता है, इसलिए नीज से भी आता है। तो आप थोड़ा सा अपने देखें, आप अपने बॉडी के अंदर से थोड़ी चीजें थ्रोइंग करना सीखें। थ्रो आपका होगा ब्रेन का अंदर का एक स्ट्रेस, उसको आपने अगर बॉक्सिंग से निकालना है तो डोंट थिंक दैट यू आर गोइंग टू बी अ फाइटर। आपने ग्लव्स पहनकर अपने एक बॉस की स्टिकर की एक प्रिंट निकाले, पंचिंग बैग पे लगा दें। यानी मैं अपने प्रोड्यूसर की शक्ल, आप अपने प्रोड्यूसर की शक्ल जो मेरा काम नहीं कर रहा है, उसमें एक शाजेब है और एक मुस्तफा है, आप उनकी शक्ल मैं जो है पंचिंग बैग पे लगा दूं और फिर मैं जो हूं अपनी सारी स्ट्रेस, अपनी सारी टेंशन उस बैग पे निकाल दूं, काम मेरा हो जाएगा। 50% काम तो वैसे ही ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट मिनट, यस, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे करनी है कि आप माशाल्लाह से पाकिस्तानी टैलेंट को दुबई लेकर गए हैं, इंटरनेशनल बेंचेस पे लेकर जाते हैं। इस वक्त आपके एक बड़े फाइटर हैं अब्दुल्ला चांडियो, ही इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। क्या उनकी शेप है, बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड है। अब उन्होंने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और आप उनकी फाइट करवाने जा रहे हैं इंडिया के एक बड़े फाइटर से इसी साल। कंग्रेचुलेशन ऑन दैट। उसकी डिटेल्स बता दीजिए मुझे। देखिए, ये एक अचानक तो खैर नहीं हुआ, हमें पता था कि एक इंटरनेशनल हमारी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर कुछ काम कर रहे हैं दुबई में, और बीके के नाम से, यानी कि आई थिंक बेयर नकल्स के नाम से हमारे अच्छे दोस्तों में से हैं। तो K1 किक बॉक्सिंग पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है ये। हमारी कंट्री में इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कोशिश की कि K1 फुल कॉन्टैक्ट गेम को यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाए, जो कि MMA के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आज प्रॉपर K1 की जो फाइट्स हैं वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रही है। अब्दुल्ला ज़ाहिर है कि K7 का स्टार है, जिस तरह हमारे पास रिजवान खान औरंगज़ेब हैं, हाजिक चांडी, अनिल खोकर है, यही चीज़ हमारे अब्दुल्ला चांडी में आई। और वो कहते हैं कि जी लेगेसी द फादर लाइक। कब हो रही है फाइट? ये फाइट हो रही है इंशाल्लाह सितंबर में। आई विल गिव यू द डिटेल्स मोर, लेकिन सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर ये दुबई में फाइट है वर्सेस इंडिया का फाइटर है, उसकी फाइट कार्ड इमेज आ गई। और माशाल्लाह मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, जमील साहब के जो बड़े भाई हैं वो शकील चांडियो हैं, जिनके बेटे हैं अब्दुल्ला चांडियो। शकील चांडियो को दहशतगर्दों ने गोलियों का निशाना बना के शहीद किया था। आज उनके बेटे उनका नाम आगे रखे हुए हैं, जिंदा रखे हुए हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। हमारी दुआएं उनके साथ है कि सितंबर में वो इंडिया के फाइटर को पिछाड़ के आएंगे और जरूर कामयाब होंगे। हमारे शो का वक्त तमाम होता है। थैंक यू चांडियो साहब फॉर कमिंग। आपका बहुत शुक्रिया देखने का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप मुझे और वर्दा को इजाजत दीजिए। कल मुलाकात होगी सुबह 9 बजे, तो देखना मत भूलिएगा दुनिया बोल है। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।